हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई बरकरार रख रहे होंगे। तो कल तक हमने जो एक्सरसाइज 2 थी, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, जिसका कल टेस्ट भी हुआ था। और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नई प्रश्नावली, नई एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज है 3, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके सारे कंसेप्ट सीखेंगे आज। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स, ये पूरा की पूरा कक्षा 10th में आपको एज इट इज़ मिलेगा। ये पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है आपका यूनिट है, ये कक्षा 10th में आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसलिए हमें इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ना है, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए हर कंसेप्ट को बारीकी से सीखना है, जिससे हमारी कक्षा 10th में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें और बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कक्षा 8th का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं यानी कि कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कक्षा 8th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो वहाँ पर हम जब फॉर्मूला पढ़ते थे तो वहाँ पर जब हम संख्याएं लेते थे वो a और b मान के चलते थे, इसलिए तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं। और बहुपद होता है किसी चर राशि में एक समीकरण जिसमें उस चर राशि की घातें हों, वो भी पॉजिटिव, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो चर राशियाँ हमारी होती हैं, जिन्हें हम एक्स वाई जेड इनसे व्यक्त करते हैं, उनमें हम इन समीकरणों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही है, बस हमने यहाँ पर एक्स और वाई उपयोग किया है ए और बी की जगह। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हमने कक्षा 8th में एक और फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने उसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर कह दिया है। वहाँ पर हम a और b उपयोग करते थे, यहाँ पर हम x और y प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में हम x y ये चर राशियाँ ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक तीसरा फार्मूला और पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये 3 मेन फार्मूले जो हमने कक्षा 8th में पढ़े थे,
तो मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो इनको एक बार रिवीजन दोबारा से कर लेना इसका, क्योंकि इन फॉर्मूलों का प्रयोग हमें बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और हम इनको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, क्या प्रोसेस है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि चर राशि को, जो चर राशियाँ होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, उनको एक संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। और वो संकेत क्या होती है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार जब हम एक अचर और चर को चारों मूलभूत संक्रियाओं के साथ व्यक्त किया जाता है, तब हम उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि जब हम एक चर राशि कौन सी, एक्स वाई जेड, इनमें से कोई भी, और एक अचर राशि मतलब कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकती है। यानी सारी जो संख्याएं होती हैं, जैसे 3, 5, जो भी संख्या होती हैं, वो सारी क्या होती है, कांस्टेंट नंबर होती हैं। इन दोनों को, जो हमारी चार मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं चार मूलभूत संक्रियाएं, प्लस, माइनस, गुणा और डिवाइड वाला भाग, ये चार हमारी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। इनके साथ अगर हम व्यक्त करें तो हम उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, जैसे 3x, यानी 3 हमारा कैसा है, अचर राशि है, कांस्टेंट नंबर है, और x ऐसी है, चर राशि है। ठीक है, और ये दोनों कैसी में आ रही हैं, मल्टीप्लाई में आ रही हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ऐसे ही 5x माइनस के एक्स माइनस के 3/2 x, ये सभी किसके उदाहरण है, बीजीय व्यंजक के। ठीक है, सामान्यतः जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको हम ax से व्यक्त करते हैं, जहाँ पर जो a है वो हमारी अचर राशि है और जो x है वो चर राशि है। अचर अभी मैंने बताया था, कांस्टेंट नंबर, यानी जो संख्याएं होती हैं उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो ध्यान रखना, हम जब भी हम इस तरीके से बीजीय व्यंजक व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर अगर a होगा तो वो अचर राशि को व्यक्त करेगा, और एक्स वाई जेड में से कोई भी संख्या होगी तो वो चर राशि को व्यक्त करेगी। ठीक है, और ये एग्जाम्पल हमें दिए हैं, 3x x² + 3x, x³ + 2x² माइनस 4x + 5, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करें तो इन सभी व्यंजकों में चर x के घातांक पूर्ण संख्या में हैं। चर x के घातांक, चर कौन सा है, x, और उसके हम घातांक की बात कर रहे हैं। घातांक मतलब उस पर घात जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो सभी कैसी है, पूर्ण संख्या में। अब पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है, जब मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने सारी संख्याओं की डेफिनेशन लिखाई थी। तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद बताई थी मैंने पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चले, अनंत तक चले, वो हमारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर, जिनको हम W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो घात कैसी होंगी, इनमें से कोई एक घात होगी उसके अंदर, या तो 0 घात होगी, या 1 घात होगी, या 2, या 10, या 50, या 200, जितनी भी है वो इन्हीं में से घात होगी, यानी पॉजिटिव संख्या होंगी। ठीक है, यानी कि इन सभी व्यंजकों में जो चर राशि x है उसके घातांक पूर्ण संख्या में है। अगर इस प्रकार के व्यंजक हमें प्राप्त होते हैं तो हम इन व्यंजकों को क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक चर वाला मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, 3x² + 4x - के 5।
तो इस पूरे समीकरण में जो हमारी चर राशि है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रही है। वो क्या दिख रही है कि ये पूरा समीकरण है वो x की घात में दिया है। किसकी घात में दिया है? x की घात में। तो जो x हमारा वो क्या है? चर राशि है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल्स। और बहुपद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समीकरण में बहुत सारे पद हैं। जैसे 3x² ये एक पद हो गया, 4x ये दूसरा पद हो गया, 5 ये तीसरा पद हो गया। इस तरीके से जब किसी समीकरण में दो या दो से अधिक पद होते हैं तो हम उनको बहुपद कहते हैं। और जिनमें हम x की घात की बात करते हैं कि उसमें x की जो घातें हैं वो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। चलो इससे आगे बात करें। बहुपद को हम px, gx या qy इन तरीके से हम व्यक्त करते हैं उनको। या तो px से व्यक्त करेंगे या gx से या qy से। ठीक है। जैसे px की बात कर रहे हैं तो जो हमें समीकरण मिलेगा उसमें जो चर राशि होगी वो x के पदों में होगी। और अगर हम gy की बात करें तो उसमें जो समीकरण मिलेगा उसमें जो चर राशियाँ होंगी वो y के रूप में मिलेंगी। ठीक है। जैसे y की घात 3 है प्लस 2y - 1, या y में कोई भी पद हो सकता है। ठीक है। और अगर हम t में लेके चलेंगे जैसे st बराबर, तो उसमें जो हमें पॉलिनोमियल्स मिलेगा, बहुपद मिलेगा, वो t की घात में मिलेगा। ठीक है। तो ये स्पेशल ध्यान रखें कि जो वेरिएबल्स अंदर लिखा होगा उसी में हमें समीकरण को लेके चलना है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इससे आगे। बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। यानी जो हमारा बहुपद होता है उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, यानी कि एक फिक्स नंबर होते हैं। जो पद होते हैं उनके फिक्स नंबर होते हैं। जैसे 3 पदों तक, 4 पदों तक या 10 पदों तक, इस तरीके से जो उनमें पद होते हैं वो फिक्स होते हैं। और इसका जो बहुपद है उसको हम जनरल फॉर्मेट से व्यक्त करते हैं, वो ये तरीका है। यानी कि जनरल फॉर्मेट है बहुपद को व्यक्त करने का, वो है px बराबर an x की घात n प्लस an - 1 x की घात n - 1 प्लस डॉट 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 a2 x की घात 2 प्लस a1 x की घात 1 प्लस a0 x की घात 0। तो यहाँ पर x की घात 0 है, उसका मतलब क्या है? 1, इसलिए उसको हमने लिखा नहीं है, तो a0 से ही व्यक्त कर दिया है। ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को याद रखना। अब हम इससे आगे बात करें तो यहाँ पर आपको जो ए वाली टर्म दिख रही हैं, an -1 डॉट डॉट a2 a1 a0, ये सारी हमारी कैसी राशियाँ हैं? अचर राशियाँ हैं, यानी कि कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब है उनमें संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं। जैसे 3, 5, कोई भी तो संख्याएं हो सकती हैं, वो संख्याएं हैं इनके अंदर। और एक और बात जो इसमें कंडीशन है हमारी कि an नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर जिस पद की बात कर रहा है, जैसे मान लो 2 घात में पूछ रहा है या 3 घात में पूछ रहा है बहुपद, तो अगर 3 घात में पूछ रहा है तो उसके आगे जो अचर राशि आएगी वो क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तब वो 3 घात में बहुपद होगा। ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसको हमें याद रखना है। बहुपद x² प्लस 3x में ये हमारा एक बहुपद हमने मान लिया है, जिसमें x² और 3x बहुपद की क्या कहलाती है? टर्म कहलाती हैं, यानी पद। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमें समीकरण होती हैं, जो बहुपद हमें दी होती हैं, वो पदों में बटे होती हैं। तो x² इसका एक पद हो गया, उसके बाद चिन्ह लग गया तो दूसरा पद बन जाएगा। तो 3x ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होती है? पद होती है। और बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है।
जो हमारा बहुपद है उसमें प्रत्येक जो पद हैं, पद मतलब टर्म, उनमें भी क्या होते हैं, उनके कोफिशिएंट होते हैं, उनके गुणांक होते हैं। और गुणांक क्या होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एक बहुपद हमने ले लिया 5x⁻³ माइनस 2x⁻² प्लस x प्लस 3। इसमें अगर हम बात करें तो ये हमें जो बहुपद दिया है वो 3 घात में दिया है। पहली बात तो ये, क्योंकि जो चर राशि है x, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो 3 घात का बहुपद है ये। पहली बात तो ये होगी। अब हम इनमें पहले पद ज्ञात करें, कितने पद है इसमें, यानी टर्म कितनी है। तो यहाँ से हम देखें, एक टर्म ये x⁻³ वाली हो गई, एक टर्म x⁻² वाली, एक x वाली और एक 3 वाली। तो इसमें 4 तो क्या हो गई, टर्म हो गई, यानी पद हो गए 4। तो 4 क्या हो गए, इसमें पद हो गए। अब इनके गुणांक की बात करें, प्रत्येक पद के गुणांक यानी कोफिशिएंट किसके, टर्म के। तो यहाँ पर हमारी x⁻³ है, उसका गुणांक क्या है, 5। गुणांक मैंने बताया था, जो घात होती है जिस वेरिएबल्स की, उससे पहले जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, अचर नंबर, वो उसके गुणांक कहलाते हैं। कोई भी समीकरण है उसमें जो पद होते हैं उससे पहले जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, अचर राशियां होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुणांक यानी कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो x⁻³ है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से x⁻² की बात करें, चिन्ह सहित आता है गुणांक, ध्यान रखना हमेशा जो गुणांक आते हैं हमारे कोफिशिएंट वो चिन्ह सहित आते हैं। यानी अगर धनात्मक चिन्ह है तो धनात्मक चिन्ह सहित आएगा, और अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह सहित आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -2। अब x का गुणांक कितना है, क्योंकि x के आगे तो कोई नंबर नहीं लिखा है, तो जब किसी चर राशि के आगे कोई नंबर नहीं होता है तो उसके आगे हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी भी चर राशि से करें तो वही चर राशि हमें प्राप्त होती है। इसीलिए x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। और x⁻0, क्योंकि लास्ट पद क्या है, जिसमें कोई x ना हो, जिसमें कोई चर राशि ना हो, उसमें क्या होती है, x⁻0 होती है, तो उसके गुणांक कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से ये इसके क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 माइनस के साथ 9, ये सारे अचर बहुपद हैं। कैसे बहुपद है, अचर बहुपद। जैसे यहाँ पर हमें 3 दिया है तो ये क्या था, अचर बहुपद है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, तो जिसमें कोई चर राशि नहीं है। और 0 अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। ये परिभाषाएं नोट करते जाना, क्योंकि इन परिभाषाओं को अगर हम डायरेक्टली रिवाइज कर लेंगे तो हमें ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक पद वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे, यानी मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, एक पद मतलब एक टर्म, जैसे 3x ये एक पद ही है, 5x² ये भी एक पद है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है, क्या, 5x²। अगर कोई चिन्ह सहित दूसरा पद आता तो वो द्विपदी होता। इसी तरीके से 3x⁻3, 2t⁻2 ये सभी क्या है, एक पद वाले उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें 2 पदों वाले बहुपद की, जिनको हम कहेंगे बहुपद को द्विपद कहेंगे। 2 पदों वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विपद, यानी कि बाइनोमियल्स, जिसमें क्या होंगे, 2 पद होंगे। ठीक है, 2 पद से मतलब है जिसमें प्लस या माइनस चिन्ह लग के दूसरी भी टर्म हुई, जैसे x+2, x एक पद है और 2 दूसरा पद हो गया। ऐसे ही x² - 2x, x² पूरा एक पद है, माइनस के 2x ये दूसरा पद हो गया। इसी तरीके से t⁻30 माइनस t⁻3 ये भी 2 पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये द्विपद हो गया, यानी कि बाइनोमियल्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें त्रिपद की, जिसमें क्या होंगे, जिस बहुपद में 3 पद हों, जिसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं,
जैसे एग्जाम्पल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के 3। इस तरीके से ये सारे क्या है, उदाहरण है त्रिपद के। किसी भी बहुपद में स्थित चर राशि की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई बहुपद दिया है और उसमें कोई चर राशि दी है तो उसकी जितनी अधिकतम घात होगी वो उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुपद हमें दिया है पी एक्स बराबर 4x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 21। अब इसमें आप ये सर्च करें कि चर राशि क्या है पहले तो इसमें चर राशि हमें दिख रही है, पूरे समीकरण में सिर्फ एक ही चर राशि का प्रयोग किया गया है, वो है x। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो चर राशि है x, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात, देखो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है। तो अधिकतम घात कितनी है x की घात 3 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये 3 घात का क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लें, क्यू बाई बराबर 3 की घात 7 माइनस 4 की घात 6 प्लस बाई प्लस 9। अब इसमें आप बताइए कि इसमें बाई की अधिकतम घात कितनी है, बताइए कितनी है। तो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर बाई की घात कितनी है, 6 है, और यहाँ पर बाई की घात कितनी है, 7। तो अधिकतम कौन सी, 7 है, तो इसलिए उसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। तो हम इनको क्या कहेंगे, जो बहुपद हमारे पी एक्स और क्यू वाई वो कितनी घात की है, पी एक्स तो हमारा 3 घात का बहुपद है और क्यू वाई कितनी है, 7 घात का है। तो इस तरीके से हम बहुपद की घात बता सकते हैं कि उसमें कितनी डिग्री है, उसके ऊपर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ये बता सकते हैं। ठीक है। अब इससे हम आगे बात करें, अगर हमें कोई अचर बहुपद दिया है जैसे जी एक्स बराबर 2, तो इसमें अधिकतम घात वाले पद क्या है, 2 बराबर 2x की घात 0, क्योंकि 2 को हम कैसे ले सकते हैं, 2x की घात 0, क्योंकि हमें चर राशि की घात बतानी होती है बहुपद में। जब हम बहुपद की घात की बात करते हैं तो उसमें जो चर राशि होती है x, y, z जो भी हमने समीकरण में प्रयोग की है, उसकी अधिकतम घात को हमें बताना होता है। तो अगर कोई उसमें चर राशि नहीं दी है तो उस बहुपद की घात कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट राशि है तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 × x की घात 0। ठीक है। तो उसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसको हम 0 घात का बहुपद भी कहते हैं। एक नोट कर लेना, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। यानी कि कोई भी शून्येतर अचर बहुपद, यानी जो शून्य नहीं है, ठीक है, उसकी जो घात होगी वो क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। अब समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है? तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हम बात करें, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास पी एक्स बराबर 5x + 4, इसमें जो x राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ऐसे ही 12 बाई की घात भी 1 है। 4 - 2t, तो इसमें t की घात भी कितनी है, 1 है। √3 + 2u, तो u की घात भी कितनी है, 1 है।
इन सभी बहुपदों में घात कितनी है? 1 है। तो हम इन बहुपदों को रेखिक बहुपद भी कहेंगे। ठीक है। रेखिक बहुपद को सामान्यतः पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के द्वारा व्यक्त करती हैं। यहाँ पर जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही 0 हो जाएगा तो उसमें चर राशि बचेगी नहीं। इसलिए ए हमारी कैसी होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कोई ना कोई वहाँ पर नंबर अवश्य होना चाहिए। तो ये उसका सामान्य फॉर्मेट है किसका? रेखिक बहुपद का, जिसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। एक रेखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक रेखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 2। जैसे हमारा जनरल जो फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी, उससे भी हमें दिख रहा है कि उसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? 2। अर्थात रेखिक बहुपद एक पदी या द्विपदी हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है। या तो एक पद वाला होगा या 2 पद वाला, इससे ज़्यादा पदों वाला नहीं होगा रेखिक बहुपद। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हमें एक बहुपद इस तरीके से दिए हैं पी एक्स बराबर 2x² माइनस के 3x प्लस के 15, या फिर जी एक्स बराबर 5x² प्लस 3, या जी वाई बराबर y² प्लस 2y, तो इनको हम इनकी घातें जो देखेंगे तो x की घातें कितनी है? 2 है सभी में। तो इन बहुपदों को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। कैसे बहुपद कहते हैं? द्विघाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है इसमें। अब द्विघाती जो बहुपद है उसको सामान्य जो फॉर्मेट है उसको व्यक्त करने का वो है पी एक्स बराबर a² प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो जो हमारी x² वाली जो पद है वो हमारी 0 हो जाएगी। तो फिर क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी, और ये कैसा हो जाएगा? एक घात वाला बहुपद, तो ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक रेखिक बहुपद जिसका सामान्य फॉर्मेट हमें याद रखना है ए एक्स प्लस बी, और दूसरा है द्विघात बहुपद जिसका सामान्य फॉर्मेट है पी एक्स बराबर a² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये 2 फॉर्मेट हमें याद रखनी है। और द्विघात बहुपद में अधिकतम हमारे 3 पद हो सकते हैं, अर्थात द्विघाती बहुपद या तो 1 पद वाला होगा या 2 पद वाला और या 3 पद वाला, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका सामान्य फॉर्मेट ही उसका क्या है? a² प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें 3 पद है। तो अधिकतम इसमें 3 पद हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये तो हमारे द्विघात हो गए। अब 3 घात वाले बहुपद की बात करें। अगर 3 घात वाले बहुपद हैं तो हम उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और त्रिघाती बहुपद का जो सामान्य फॉर्मेट है वो है पी एक्स बराबर a³ प्लस b² प्लस c× प्लस d। यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू 0 है, और इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? अधिकतम इसमें 4 पद हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो बहुपद हैं उनको हम घात के आधार पर डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद है तो उसको हम रेखिक बहुपद कह रहे हैं, द्विघात वाला बहुपद है तो उसको द्विघाती बहुपद कह रहे हैं, 3 घात वाला है तो त्रिघाती बहुपद। इसी तरीके से अगर n घात वाला बहुपद हो तो उसको हम n घाती बहुपद तो उसको हम क्या कहेंगे? n घात वाला बहुपद कहेंगे, जिसका सामान्य फॉर्मेट है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था पी एक्स बराबर an x³ प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0। यहाँ पर जो an है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम n घात वाले बहुपद की बात कर रहे हैं तो। और बाकी जो राशियाँ हैं a1 a2 जो भी सारी राशियाँ हैं वो अचर राशियाँ हैं। ठीक है। यदि a0 a1 a2 सारे जो अचर राशियाँ हैं वो शून्य हो जाएं तो हमें एक शून्य बहुपद प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, सभी चर राशियाँ अगर शून्य हो जाएंगी अचर राशियाँ तो वो अचर बहुपद हो जाएगा।
जिसे हम जीरो बहुपद कहेंगे, और इसे हम जीरो से प्रकट करेंगे क्योंकि शून्य बहुपद की घात भी क्या होती है, शून्य होती है। अब इससे आगे बात करें तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर दिया ना कि रेखिक बहुपद क्या है, इसकी परिभाषा अभी मैंने बताई, द्विघाती बहुपद क्या है और उनके सामान्य रूप क्या है। सामान्य जो फॉर्मेट अभी लिखाए थे ना, कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले, ए एक्स प्लस बी, इस तरीके, तो उन फॉर्मेटों को भी लिख लेना क्योंकि उनका हम प्रयोग करेंगे। बीजी व्यंजक एक्स प्लस वन बाई एक्स की बात करें तो एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम, जैसे एक्स है तो वो तो एक्स ही रहेगा, और जो वन बाई एक्स है उसमें एक्स नीचे दिया है, हर में दिया है, तो उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी घात माइनस की हो जाएगी, यानी उसको हम ले सकते हैं एक्स प्लस एक्स की घात माइनस। तो व्यंजक का जो दूसरा पद है उसमें एक्स की घात माइनस है, जो कि कई संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इसे बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई बहुपद अंडरूट में दिया है, अंडरूट एक्स प्लस 5, तो अंडरूट का मतलब मैंने कल आपको बताया था, जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने, उसका मतलब होता है किसी भी चर राशि घात 1/2। तो ये भी कैसी हो जाएगी, एक्स की घात 1/2 प्लस 5, तो ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट व्यंजक की बात करें तो यहाँ पर बाई की घात 1/3 प्लस बाई की घात 3 है, तो यहाँ पर भी क्या है, बाई की घात 1/3, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इन सभी जो व्यंजक हैं इनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, जब भी हम बहुपद की बात करेंगे तो हमेशा बहुपद में जो चर राशियाँ होंगी उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या, पूर्ण संख्या, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, और कहाँ तक चलती है, अनंत तक। इसके अलावा कोई भी अगर संख्या दी है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल हम बार बार प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर जो घात हमें दी है वो कैसे दी है, पूर्ण संख्या में दी है, तो हम इनको बहुपद कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, पी स्क्वायर प्लस 8q की घात 3 प्लस आर की घात 4, इसमें भी जो घात दी है वो धनात्मक दी है और पूर्ण संख्या दी है, तो हम इनको भी बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर आपको कुछ दिखती हैं घातें, बाई की घात 1/3 या बाई की या एक्स की घात 1/2 या एक्स की घात माइनस, तो वो सारे जो व्यंजक होंगे जो वो क्या कहलाएंगे, बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सभी व्यंजक कैसे हैं, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें जो पद हैं उनकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये सभी व्यंजक क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें किसी एक पद पर जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो आज जितनी भी इसकी थ्योरी थी वो सारी क्लियर हो गई होगी आपको। तो आज हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने बहुपद के बारे में जान लिया कि बहुपद क्या है, फिर उसके पद के बारे में हमने जाना कि एक पदी बहुपद क्या होती हैं, द्विपदी त्रिपदी बहुपद क्या होती हैं। उसके बाद हमने क्या जाना कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, और n घात वाला बहुपद क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जानी है कि बहुपद हम किसको नहीं कहेंगे, बहुपद हम किसको नहीं कहेंगे, ये भी हमने इसके अंदर जाना है। तो अगर किसी भी चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं दी हो तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 3.1 के सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें और सारे कंसेप्ट इजीली सीख सकें। तो जय हिंद दोस्तों।